अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स फर्स्ट एफएससी का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था जो कि तमाम बोर्ड से रिलेटेड है और पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर हमने फिनिश कर लिए जिसमें हमने टॉपिक्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने तमाम डिटेल से किए थे। और हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम है वर्क एंड एनर्जी। और आज इसकी लास्ट वीडियो है जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें कहते हैं A man runs up a long flight of stairs in 4 seconds or having mass 70 kilogram. The vertical height of stair is 4.5 meter. Calculate the power. तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर जो गिवन डेटा मैं यहाँ से अगर निकालूँ, देखिए सबसे पहले इसका जो पर्सन का मास दिया हुआ है 70 किलोग्राम और जबकि वर्टिकल हाइट दी है 4.5 मीटर और टाइम हमें दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो यहाँ से मैं इसका वेट निकाल लूँगा। वेट बराबर होता है mg के, तो सिंपली वैल्यूज पुट की 70 मल्टीप्लाई 9.8, तो इस पर्सन का जो वेट आ गया वो है 686 रिक्वायर्ड। हमें अब पावर हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर है यहाँ पर, क्योंकि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है तो वर्क डन यहाँ पर बराबर आ गया पोटेंशियल एनर्जी के, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के, जबकि mg जो है हमारे पास ऊपर गिवन है जो w के बराबर था और उसकी वैल्यू है 686 न्यूटन। तो मैं सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लूँगा। w इज इक्वल टू 686 मल्टीप्लाई 4.5। तो देखिए यहाँ पर जो वर्क डन आ रहा है वो आता है 3087 जाउल, जबकि जो पावर का फार्मूला है वो है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। सिंपली हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बराबर है 3087 डिवाइड बाय जो टाइम हमें दिया वो है 4 सेकेंड। तो सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 7.7 मल्टीप्लाई 10⁻²2 वाट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में कहते हैं बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। तो सिंपल कह रहे हैं कि बॉडी को, और जिसका वेट हमारे पास 2 किलोग्राम है, 5 मीटर हाइट से फेंका गया है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जब ये 2 मीटर तक पहुँचा, मतलब ज़मीन के लेवल से 3 मीटर अबव तक ये पहुँचा, तो वहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है, वेलोसिटी सिंपली बोल सकते हैं, वो यहाँ पर कितनी थी, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ज़रा कंसेप्चुअली देख लेते हैं कि जब एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है तो उसकी हाइट डिक्रीज़ होती जा रही है। तो सिंपल ये कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है और काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंसेप्ट है वो यही है कि हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है जबकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेटा निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मास है 2 किलोग्राम, हाइट जो टोटल हाइट दी है वो है 5 मीटर हाइट है टोटल, और जो हाइट 2 हमारे पास है ग्राउंड से वो है 3 मीटर। रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास है, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, यही वाली जो हाइट 2 हमारे पास, वेलोसिटी जो हाइट 2 है इसके ऊपर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी कि यहाँ पर क्या वेलोसिटी है इस पॉइंट पर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग आ रही है, जबकि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी। तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस mgh2। सिंपली इसमें पुट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² के, इक्वल टू, तो यहाँ पर m हमने लिख दिया, उसकी वैल्यू लिख दी, g की वैल्यू और h की सिंपली हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है और फाइनली हमारे पास आ रहा है v² इज इक्वल टू 39.2, जबकि हमें रिक्वायर्ड है v का स्क्वायर नहीं रिक्वायर्ड। तो v का स्क्वायर हटाने के लिए हमें अंडर रूट अप्लाई करना होगा। अंडर रूट हमने अप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनली वेलोसिटी आ रही है वो है 6.3 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है। इसमें कहते हैं A man pulls a trolley through a distance of 50 meter by applying a force of 100 Newton, which makes an angle of 300 डिग्री। आपके पास एंगल है विद हॉरिजेंटल एक्सिस, एक्स एक्सिस से हमारे पास जो एंगल है वो 300 है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। तो यहाँ पर एक सिंपल कहते हैं एक ट्रॉली है हमारे पास, उसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो 100 न्यूटन है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री एंगल है, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर्स ने डिस्टेंस किया। हमने फाइंड करना है वर्क डन। सिंपल फार्मूला हमारे पास। तो देखिए हम यहाँ पर सिंपल इस फार्मूला में पुटिंग कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। सिंपल हम पुटिंग करते हैं W इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 बराबर होता है 0.866 के। सिंपली हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो 100 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 0.866, तो फाइनली हमारे पास जो वर्क डन आ रहा है वो है 4330 जाउल। ये हमारा फाइनल आंसर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसमें कहते हैं रोलर कोस्टर कार स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम वर्टिकल हाइट ऑफ 40 मीटर ऑन द फर्स्ट हिल एंड रीचेज अ वर्टिकल हाइट ऑफ ओनली 25 मीटर ऑन द सेकंड हिल
Where it slows to a momentary stop, it travel a total distance of 400 meter. Determine the thermal energy produced and estimate the average friction force on the car whose mass is 1000 किलोग्राम। तो देखिए हमारे पास गिवन डेटा इसमें क्या क्या है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हाइट 1 दी है जो कि 40 मीटर है, जबकि हमारे पास जो रोलर कोस्टर कार है वो हमारे पास फिर थोड़ी डाउन हो जाती है सेकंड हिल पर, उसकी हाइट है H2 हमारे पास है 25 मीटर, जबकि मास ऑफ कार जो है वो है 1000 किलोग्राम, और जिसने डिस्टेंस ट्रैवल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की है 400 मीटर। तो रिक्वायर्ड हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ नहीं है, पहली हमने थर्मल एनर्जी फाइंड करनी है और दूसरा हमने फाइंड करना है एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। तो पार्ट फर्स्ट इसका सॉल्व करते हैं जिसमें हमने फाइंड करना थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में देखें हम सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे एट H1, मतलब हाइट 1 पर हिल, जो फर्स्ट हिल है वो हमारे पास काफ़ी हाइट पर है, तो वो वाली वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो mgh1 लिख देंगे, इसमें हम वैल्यू स्पोर्ट करते हैं 1000 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 40, हाइट 1 है। तो यहाँ से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 आ रही थी, जो हायर हाइट है उसके ऊपर आ रही है 392000 जूल आ रही है। अब जब ये लोअर हाइट पर आएगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जा रही है, जबकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है। और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास हीट भी प्रोड्यूस होगी उसके टायर्स के बीच में और उस रोप के बीच में, या जो भी उसकी केबल है उसके बीच में हीट प्रोड्यूस होगी या थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हमने वो वाली थर्मल एनर्जी फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एनर्जी लॉस कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो हाइट 2 है वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो हाइट 2 पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आ जाएगी mgh2। तो सिंपली यहाँ पे हम पुटिंग कर लेंगे 1000 मल्टीप्लाई 9.8 और जो हाइट 2 है वो है 25। तो मल्टीप्लिकेशन से जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 आ रही है वो है 245000 जूल, जो कि एनर्जी डिफरेंस हमारे पास इन दोनों को एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है उसको अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 147000, मतलब 1,47,000 जूल एनर्जी हमारे पास हीट आ रही है। वो रिक्वायर्ड हमारे पास हीट इतनी प्रोड्यूस हो रही है, थर्मल एनर्जी आप सिंपली बोल सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर बी हम फाइंड कर लेते हैं जिसमें हमने फाइंड करनी है एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कितनी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रही है। तो जैसे कि वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क डन के, और वर्क डन बराबर है FRD, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम यहाँ से निकाल लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप एक लिहाज से कर सकते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय डी कर लें तो आपके पास आ जाएगा काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट कर लेंगे, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे 1,47,000 डिवाइड बाय 400 जो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रही है एवरेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो है 368 न्यूटन फ्रिक्शन हमारे पास लग रही है। इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स के सॉल्व कर लिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 इसमें कहते हैं मैन हुज मास इज 70 किलोग्राम वॉक्स up to the third floor of building which is 12 meter above the ground in 20 seconds. Find his power in watts and hours power. तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें जो गिवन डेटा है वो है एक पर्सन किलोग्राम, और वेट अगर उसका कैलकुलेट करें तो वेट बराबर होता है W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू मास हमारे पास है 70 मल्टीप्लाई 9.8, तो वेट आ रहा है 686 न्यूटन आ रहा है, जबकि हमारे पास जो हाइट है वो है 12 मीटर और यहाँ पर जो टाइम गिवन है वो है 20 सेकंड। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने पावर ही फाइंड करनी है, लेकिन हम वाट में फाइंड करेंगे। सिंपल एक यूनिट वाट में फाइंड करेंगे और दूसरा हम आवर्स पावर में फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो वर्क डन है वो बराबर होता है mgh के, जबकि पावर हमारे पास बराबर है वर्क डिवाइड बाय टाइम की। और अगर हम यहाँ से निकालना चाहें इसका वर्क डन निकालना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा 686 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि हमने वेट पहले ही निकाला हो तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर ली, जिससे हमारे पास वर्क डन आ रहा है 8232। और इसी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं ये पावर वाले फार्मूले में, जो कि हमारे पास W डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे हमने जब पुट किया तो आ जाएगा हमारे पास पावर इज इक्वल टू 411.6 वाट्स। एक चीज़ तो आगे हमने जो पार्ट फर्स्ट इसका है वाट्स ने पावर को निकाल लिया। अब हमने सेकंड ऐसा करना है कि इस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स पावर में। अब देखें 1 आवर्स पावर बराबर होता है 746 वाट की, हमने निकालना है हमारे पास, जबकि 1 वाट बराबर है 1 डिवाइड बाई 746 आवर्स पावर। तो हमारे पास जो टोटल जो वाट्स हैं वो हैं 411, मतलब 411.6 वाट्स हैं। इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं आवर्स पावर में, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड से, तो हमारे पास 411.6
वाट जो आ रहे हैं वो बराबर है 0.55 हॉर्स पावर। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पावर हॉर्स पावर में आ रही है 0.55 हॉर्स पावर आ रही है। तो हमने दो तरीक़ों से हमने पावर को कैलकुलेट कर लिया, एक वाट में भी कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारे पास थी 411.6 वाट्स, जबकि दूसरा हमारे पास है हॉर्स पावर में और वो हमारे पास है 0.55 हॉर्स पावर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है और इसमें कहते हैं टू व्हाट हाइट कैन अ 400 वाट इंजन लिफ्ट 100 किलोग्राम मास इन 3 सेकेंड। तो सिंपल जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो देखिए हमारे पास जो पावर ऑफ इंजन है वो हमारे पास है 400 वाट, जबकि मास ऑफ लोड है 100 किलोग्राम और जो टाइम इस पे लग रहा है वो है 3 सेकेंड। तो हमने कैलकुलेट करनी है हाइट, शुरू में बोल दिया टू व्हाट हाइट, तो हमने हाइट कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है W बराबर होता है mgh की, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और पावर हमारे पास बराबर होता है W/T। हम यहाँ से ऐसा करते हैं, W यहाँ से निकालते हैं और W इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई T। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं, जो कि बराबर आ जाएगा mgh इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो हम सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल हमने जब वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू, और दूसरी साइड में हमारे पास पावर और टाइम है, तो पावर भी हमारे पास गिवन है 400 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है 3 सेकेंड। अब देखिए इस साइड से हमने ऐसा किया कि डिवाइड बोथ साइड बाय 100 मल्टीप्लाई 9.8 को कर दिया, तो जिससे हमारे पास हाइट अलग हो गया। तो हमारे पास हाइट इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 9.8, जिससे हमारे पास हाइट आ रही है 1.22 मीटर। तो हमारे पास जो यहाँ पर हाइट है वो है 1.22 मीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 7 और इसमें कहते हैं अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। If no energy is lost, determine the height it would reach if the ball only rises to 25 meter. Calculate work done against the air resistance. Also calculate force of friction. तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है, अगर इस स्टेटमेंट को आप देखें तो हमें यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जिसमें पहला हमने फाइंड करना है टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ बॉल नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, कि हमारे पास ये जो बॉल है इसमें जो हाइट इसने गेन की जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस लगी नहीं है वो हमने कैलकुलेट करनी है। सेकंड हमने ये कैलकुलेट करना है कि जिसमें हमारे पास एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और वो 25 मीटर की हाइट पर गया, तो वहाँ पर हमने वर्क डन कैलकुलेट करना अगेंस्ट दिस एयर रेजिस्टेंस। और थर्ड हमारे पास हमने सिंपली फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करनी है जो कि हमारे पास एयर और इसके दरमियान में हो रही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं और उसी का डेटा मैं पहले निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है 25 मीटर पर सेकंड है, जबकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो हमारे पास जो जी है वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। माइनस का मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड जा रहा है। रिक्वायर्ड हमारे पास जो फर्स्ट केस में है वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितनी हाइट पर गया, मतलब हमने एच फाइंड करना, हाइट फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखिए हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2s इज इक्वल टू वी² माइनस vi², इसमें हम ऐसा करते हैं जितनी भी वैल्यूज़ है वो पुट कर लेते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं कि a जो है हमारे पास एक्सेलरेशन वो हमारे पास लिखा जाएगा -g से, मतलब g के तौर पर हम लिख लेंगे, और s हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा h से। तो हम जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू -9.8 इंटू एच इक्वल टू वी एफ हमारे पास 0 का स्क्वायर ले लिया माइनस 20 और वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और 25 होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -19.6 एच, मतलब ये हमारे पास हाइट है और ये बराबर आ रहा है इक्वल टू 0 का, तो हमने स्क्वायर लिया वो 0 हो गया, और -625 मतलब 25 का स्क्वायर लेने से 625 आ गया। सिंपल हम ऐसा करते हैं कि एच को अकेला करने के लिए -19.6 को बोथ साइड पर डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमारे पास जो हाइट आ रही है जो इस बॉल ने रीच की है मैक्सिमम हवा में वो आ रही है 31.9 मीटर। अब इसी का पार्ट नंबर बी है, उसके लिए हम डेटा निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वही 25 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी वही 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें हाइट दी हुई है जो कि है 25 मीटर। रिक्वायर्ड हमें है एयर रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है, या एयर फ्रिक्शन आप फाइंड कर सकते हैं, इस तरह बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन की कर लेते हैं। जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंके गया तो इसकी शुरू में थी काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी पोटेंशियल एनर्जी में, और वर्क डन अगेंस्ट हो रहा था एयर रेजिस्टेंस के। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके मुताबिक काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हमारे पास गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट थी उसकी जो पिछली स्टेटमेंट है उसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल अगेंस्ट
एयर फ्रिक्शन। देखिए काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेता हूँ और इससे मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो आता है 31.2 जूल। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम कह देते हैं, जिससे पहले लिखिए वो ए इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 100 मल्टीप्लाई 100 कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या 100 ग्राम मास ऑफ बॉल है, ये हमारे पास बॉल का मास है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसको मैं कन्वर्ट करूँ ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ, तो मैंने इसीलिए जो हमारे पास आता है 0.1 100 ग्राम को मैंने कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में, जिससे हमारे पास वैल्यू और 0.1 किलोग्राम। अब यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होती है mgh के, वैल्यूज हमने पुट की। एम हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 25 जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इससे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 24.5 जूल। इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब हम ऐसा करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, जिससे हमारे पास आता है 31.2 इक्वल टू 24.5 प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। और हमें यही चीज़ फाइंड करनी है, एयर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम ऐसा कर लेंगे कि 24.5 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जो वर्क डन आ रहा है हमारे पास अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, वो आता है 6.7 जूल आ रहा है। तो देखिए जैसे कि हमें पता है कि वर्क डन बराबर होता है एफ डी के, और एफ इज़ इक्वल टू बराबर होता है डब्ल्यू/डी। हम यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास सिंपली एफ इज़ इक्वल टू, इसमें वैल्यू हमारे पास जो है वो है 6.7 डिवाइड बाई 25। तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रही है वो 0.268, मतलब इसको राउंड ऑफ करें तो 0.3 न्यूटन की हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एयर लगा रही है वो हमारे पास आ रही है। प्रॉब्लम नंबर 8 में कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम falls from a height of 30 meter on the sand below. If it penetrates 4 centimeter into the sand, what opposing force is exerted on it by sand? Neglect air friction. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डेटा हमारे पास 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और हाइट हमारे पास जिस हाइट से गिरता है वो है 30 मीटर, और डिस्टेंस जो सैंड के अंदर कवर करता है वो है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में तो 0.04। और रिक्वायर्ड जो हमें फाइंड करना है वो हमने यही फाइंड करना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड। जो सैंड इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, जो अपोजिंग फोर्स लगा रही है वो हमारे पास आ रही है। जो डिस्कस करने वाली, जैसे कि जब ऑब्जेक्ट 30 मीटर हाइट पर था तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, और ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था कि ये ग्राउंड को हिट कर रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो रही थी एज अ वर्क डन हमारे पास कन्वर्ट हो रहा था। तो वर्क डन जो सैंड के ऊपर हो रहा है वो हमारे पास बराबर है एफ एच के। तो जो हमारे पास एफ है वो हमारे पास है फोर्स एक्सर्टेड बाय सैंड टू स्टॉप ऑब्जेक्ट, और जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, मतलब 0.04 मीटर। तो हम इसको ऐसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि हमारे पास जो वर्क डन है वो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की एट हाइट ऑफ 30 मीटर। तो सॉरी हाँ जी 30 मीटर हाइट पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एम जी एच इज़ इक्वल टू एफ एस, क्योंकि हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास एम जी एच के बराबर है, इक्वल टू एफ एस। अब यहाँ से हमने निकालनी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, जो यहाँ पर फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड बाय एस, तो एम जी एच डिवाइड बाय एस आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 0.04, और इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो फाइनल फ्रिक्शन आ रही है वो आती है 7350 न्यूटन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 9 है, इसमें कहती है अ बॉडी ऑफ मास m drops from bridge into water of the river. The bridge is 10 meter high from the water surface. तो ये तो क्लियर है। हमें फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहला फाइंड करना है फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी 5 मीटर अबव द वाटर सरफेस। जब ये 5 मीटर तक पहुंचा तब इसकी स्पीड क्या थी, और दूसरा हमने फाइंड करना है स्पीड ऑफ बॉडी बिफोर इट स्ट्राइक्स द वाटर, कि जब वो बिल्कुल उसको टच करने वाला था, मतलब 10 मीटर की हाइट पर उसके ऊपर उसकी स्पीड कितनी थी, उस बॉडी की स्पीड कितनी थी। तो पार्ट नंबर फर्स्ट फाइंड करते हैं, जिसमें हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी फाइंड करनी है जब ये जो ऑब्जेक्ट है 5 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर था। तो पोटेंशियल एनर्जी देखें जो ब्रिज के ऊपर थी, वो उसमें जो हाइट थी वो थी 10 मीटर वाटर से। तो हम यहाँ पर एम जी एच में पुट कर लेंगे 10, और मास हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी, तो हम इसी तरह लिख देंगे m मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10, तो इससे आ जाएगा 98 m जूल्स, मतलब मास हमारे पास जो भी वैल्यूज में पुटिंग करें तो हमारे पास आ जाएगा। जबकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी
जब ये गिर रहा था 5 मीटर तक पहुंचा तो तब इसकी थी मास मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 5, अभी हमने पुट कर लिया, जिससे आता है 49 मास जाउल्स। जबकि हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के, तो हम यहाँ पर डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा 98 माइनस 49, जिससे हमारे पास आता है 49 मास जाउल। तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 49 m। ये जो 1/2 mv स्क्वायर है ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। हम यहाँ से निकाल लेंगे वेलोसिटी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आता है वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 49, जिससे हमारे पास आ जाएगा 98। अब हम ले लेंगे अंडर रूट, स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वो वेलोसिटी है जब ये बॉडी 5 मीटर हाइट तक सरफेस ऑफ वाटर पर पहुंची, तो ये है 9.9। ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट। पार्ट टू जो हमारे पास है उसमें हमने फाइंड करनी है स्पीड, फाइंड करनी है जब ये वाटर की सरफेस को स्ट्राइक करने लगी, उससे पहले वाटर की सरफेस को स्ट्राइक करने से पहले जो वेलोसिटी को हमने फाइंड करनी है वो स्पीड थी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 आएगी। देयरफॉर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी जो पोजीशन है बिल्कुल 0 पर चली गई, अर्थ के नज़दीक चली गई। इसी तरीके से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी प्रीवियस केस में वो 98 मीटर था, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 98, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो हम यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मास मास के साथ तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 98, जिससे हमारे पास आ रहा है 196। या आप ऐसा कर सकते हैं कि स्क्वायर को हटा के अंडर रूट लगा दें, तो हमारे पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट वन ओवर सॉरी वी इज इक्वल टू अंडर रूट 196, और इसको आप अंडर रूट लें तो आपके पास आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वो वेलोसिटी है जब एक बॉडी इस सरफेस ऑफ अर्थ को स्ट्राइक करने से। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है। इसमें कहते हैं इंजन ऑफ GF-17 थंडर फाइटर डिवेलप्स अ थ्रस्ट ऑफ 3000 न्यूटन, व्हाट हॉर्स पावर डज इट एट वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकंड। हमारे पास GF-17 थंडर हमारा जेट है, और ये हाई स्पीड देता है, 3000 न्यूटन की फोर्स उस पर लगाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमें ये बताएं कि जब इसकी वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड थी उस टाइम पे इसकी पावर क्या थी, हॉर्स पावर में हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो डेटा यहाँ से निकाल लेते हैं। हमारे पास जो फोर्स है वो है 3000 न्यूटन, जबकि हमारे पास वेलोसिटी है 600 मीटर पर सेकंड। हमने रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है हॉर्स पावर हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। पावर इज इक्वल टू FV cos थीटा, ये वाला फार्मूला इन टर्म ऑफ वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है, इसके थ्रू हम पावर निकाल सकते हैं। तो हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। F हमारे पास है 3000, वेलोसिटी हमारे पास है 600, cos थीटा, थीटा हमारे पास है 0 डिग्री, तो cos 0 बराबर होता है 1 के। इससे यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, तो डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है पावर इज इक्वल टू 180000 वाट आ रहा है हमारे पास। तो हम ऐसा कर लेंगे कि इसको अभी हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट्स के, तो हम 1 वाट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर हम ऐसा करते हैं हमारे पास जितने भी वाट्स है उसको हम दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो वाट्स गिवन है 180000 वाट्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2413 हॉर्स पावर। तो हमने हॉर्स पावर में इसको कैलकुलेट कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर लास्ट मतलब 11 नंबर न्यूमेरिकल, इसमें कहते हैं मास ऑफ मून इज़ 1/80 ऑफ द मास ऑफ अर्थ, मतलब इतना गुना हमारे पास कम है अर्थ के मास से। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, और हमारी जो रेडियस है रेडियस ऑफ अर्थ है उससे मून का रेडियस जो है 1/4 है। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ सरफेस ऑफ मून, हमें एस्केप वेलोसिटी बतानी है मून की सरफेस से। जो मास ऑफ अर्थ है वो 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर है कि जितनी बॉडीज़ इस दुनिया में हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, और ये जो फोर्स है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि जितना डिस्टेंस इनसे ज़्यादा हो। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे मास ऑफ मून। मास ऑफ मून हमारे पास बराबर है 1/80 टू द मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर लेंगे, जो कि है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से जो मास ऑफ मून आ रहा है वो आता है 0.075 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम।
मास ऑफ मून तो हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून फाइंड करने के लिए हम ऐसा कर लेंगे कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ मून है 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हम वेरियस पुट करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ रहा है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, मास ऑफ मून भी आ गया, मास ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ मून भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है एस्केप वेलोसिटी इस मून के लिए कि हमारे पास कोई भी बॉडी इस और मून की ग्रेविटी से निकालने के लिए हमें जो स्पीड चाहिए वो कितनी होगी। तो जो कि बराबर है √2 GME डिवाइड बाई RM। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पुटिंग करने से देखिए हमारे पास जो फाइनल एस्केप वेलोसिटी आ रही है वो आती है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर्स में भी आप लिख सकते हैं, 10⁻3 की वैल्यू है का प्रीफिक्स है के, मतलब किलो आप इसको बोल सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली आ गया एस्केप वेलोसिटी फॉर मून इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आज का टॉपिक था ये हमने लिया था फिज़िक्स फर्स्ट ईयर FSC की बुक से, और चैप्टर नंबर 4 था। चैप्टर नंबर 4 का जो नेम है वो था वर्क एंड एनर्जी, और इसका जो टॉपिक हम करते, जो वीडियो जिस बारे में थी वो थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो टोटल हमारे पास 11 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे, सारे हमने सॉल्व किए, एक्सप्लेन किए विद डायग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम न्यू चैप्टर पर बनाएंगे, चैप्टर नंबर 5 पर इंशाल्लाह, जिसका नेम हमारे पोस्ट होगा रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन।